हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटनी का चैप्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपके हार्मोन्स पूछेगा और वो काम क्या करते हैं वो पूछता है, डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछता है, ग्रोथ से क्वेश्चन पूछता है, हार्मोन्स के प्रिकर्सर से क्वेश्चन पूछता है। वो सब बेटा अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं एकदम जल्दी से। आंसर करते रहना साथ साथ, और जो क्वेश्चन पूछूं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एंड में, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट इवन एन इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसी को बोला जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ की बेसिक डेफिनेशन है ये, याद रखना। नेम द सेल विच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। तो कौन सा सेल है बेटा? प्लांट की बात हो रही है तो इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप गेस कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के ग्रोथ को? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। याद रखना है कौन सा फॉर्म ऑफ ग्रोथ है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये स्किप हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जिसके अंदर नई सेल्स प्लांट बॉडी के अंदर हमेशा ऐड होते रहते हैं, ये ओपन ग्रोथ हो गई। उसके बाद नेम द मेरिस्टेम्स विच अपीयर्स लेटर in the life of dicot and gymnosperm plant cause increase in girth of the organ and actively। तो क्या बोलते हैं इस टाइप के मेरिस्टेम को हम? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो कि एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कौन सा टाइप का मेरिस्टेम है? सेकेंडरी। ये भी याद रखना भाई। एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें गर्थ बढ़ती है। तो लेटरल मेरिस्टेम बनती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, राइट द वेराइटी ऑफ पैरामीटर बाय विच ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ कैसे मेजर की जा सकती है बेटा? तो वेराइटी ऑफ पैरामीटर से ही एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक तो फ्रेश वेट से, फ्रेश वेट से, एक तो ड्राई वेट से नापी जा सकती है, एक एरिया से विच इज सरफेस एरिया, एक लेंथ से, एक वॉल्यूम से, और एक सेल के नंबर से। याद रखना इनमें से कुछ भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कि आपकी ग्रोथ कैसे नापी जा सकती है? तो फ्रेश वेट, ड्राई वेट, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, बायोमास में तो वेट ही आ गया ना, विच इज ड्राई वेट, और आपका क्या? फ्रेश वेट, वो आ गया। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। इसी का बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फिर कैसे नापी जाती है? इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, जितनी पॉलन ट्यूब ग्रो हो गई वो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है, तो लेंथ से नापा जाता है बेसिकली। उसके बाद द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइड डिवाइड टू 3 फेजेस। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। किसमें? एक तो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा मैच्योरेशन। ठीक है, गेस कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, वरना आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम रूट एपेक्स काटते हैं, रूट के टिप काटते हैं, तब भी ये 3 ग्रोथ दिखते हैं। एक दिखता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक रीजन दिखता है, उसके ऊपर प्रॉक्सिमल टू इट आपको इलोंगेशन वाला दिखता है, इसमें वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। उसके ऊपर बेटा आपका क्या दिखता है? मैच्योरेशन, जहां से रूट हेयर आ रहे होते हैं। तो ये 3 ही है। उसके बाद विच फेज ऑफ द ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। ठीक है, शूट एपेक्स टिप पे बेटा, टिप पे मेजरली कौन सी ग्रोथ होती है? तो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स विच आर प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। तो एक तो ये इलोंगेशन जोन की बात कर रहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात कर रहा है। तो वहां का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है बेटा कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है किसका? आपके साइज ऑफ सेल का, राइट? कि इंक्रीज इन वैक्यूल का साइज। ठीक है, वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना है आपको। और साथ में बेटा सेल क्या हो जाएगा? एनलार्ज। तो लिख सकते हो सेल एनलार्ज। ठीक है, और ये भी याद रखना है नई सेल वॉल आती है सेल के ऊपर, तो न्यू सेल वॉल। ये सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन करी हुई हैं, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपसे स्किप हो गया तो बहुत ही बढ़िया। यही इस वीडियो का मोटिव है कि आपको रिवाइज करा दिया जाए चीजें। चलो, सेल्स ऑफ विच फेज अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग। याद रखना, अब मैक्सिमम साइज दिखते ही मत आगे बढ़ जाना, वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग
एंड प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अगर वैक्यूलेशन की बात कर रहा होता कि वैक्यूल का साइज इंक्रीज होने की वजह से मैक्सिमम साइज का इंक्रीज होता है तो इलोंगेशन, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है, और साथ में क्या, वॉल थिकनिंग में मैक्सिमम साइज कहाँ इंक्रीज होता है, तो याद रखना फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योर हो जाता है सेल। नाउ द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ये तो हम इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि ग्रोथ रेट को बोलते हैं। रिलेटिव ग्रोथ रेट इज मेजर्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, सो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज, ये भी आपसे हो सकता है स्किप हो गया हो, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी रेट इंडेक्स, एफिशिएंसी रेट या फिर एफिशिएंसी इंडेक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वही प्लांट के रिस्पेक्ट में एक और नाम जाना जाता है विच इज एफिशिएंसी इंडेक्स, इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, जर्मिनेशन ऑफ सीड और बुढ़ापे तक लेके पूरा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको हम, डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिसिटी। ये प्लांट के जो पार्ट हैं वो अलग अलग लाइफ स्पैन के टाइम के बेसिस पे या अलग अलग हैबिटेट के बेसिस पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बहुत ही बड़ी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ दिया हुआ है प्लास्टिसिटी, है ना, जिसमें बटरकप और लार्क्सपर का दिया है, ठीक है, लार्क्सपर और बटरकप का एग्जांपल दिया है, मैंने डायग्राम भी लिया है, अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी समझो प्लास्टिसिटी मतलब एज के बेसिस पे शेप चेंज हो जा रही है किसकी, प्लांट के पार्ट्स की, या फिर हैबिटेट के बेसिस पे शेप चेंज हो जा रही है। सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट, याद रखना, एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जेनेटिक एंड पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर, सच लिखा है। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रिंसिक, ट्रू। तो स्टेटमेंट दी हुई है तो ट्रू फॉल्स ही पूछा होगा, ठीक है, तो ट्रू याद रखना है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, नेम द प्लांट हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, इनको प्रमोटर्स कहते हैं, तो कौन है प्रमोटर उसकी बात कर रहा है, सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, तो कौन है जिनको प्रमोटर्स की कैटेगरी में डालते हैं, तो प्लांट के केस में बेटा जिनको हम प्रमोटर्स की कैटेगरी में डालते हैं वो कौन कौन आते हैं हमारे पास, एक तो ऑक्सिन, ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन जिसको जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, और एक साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाउंड स्ट्रेस ऑफ abiotic origin, बायोटिक एंड एबायोटिक origin आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डोरमेंसी एंड एब्सिशन, यही तो इनहिबिटर्स होते हैं जनरली, तो इनहिबिटर्स के एग्जांपल पूछ रहा है आर, तो दो हैं बेटा, एक तो इथाइलिन, इथाइलिन कभी कभी प्रमोटर का काम भी करता है, कभी कभी इनहिबिटर का भी, और दूसरा एबी एब्सिसिक एसिड, ये तो पक्का इनहिबिटर है। नेक्स्ट आपको कह रहा है नेम द हार्मोन विच इन्फ्लुएंसेस द टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल एंड बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, वो कौन सा हार्मोन है जो कि करता है, तो ऑक्सिन, याद रखना है। तो बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट बोल दिया ना, तो फोटोट्रोपिज्म की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जरूर याद रखना आपकी इन्फ्लुएंस द टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, तो ये देखोगे आप, ठीक है, कि कॉलियोप्टाइल के टिप में अभी आगे क्वेश्चंस ऐसे और आएंगे, ऑक्सिन मिलता है। उसके बाद इनहिबिटर बी एन एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, ये तीन अलग अलग नाम रखे गए थे एक ही हार्मोन के, तीन अलग अलग लैब्स ने रिपोर्ट किया इसको, तो अपने हिसाब से नाम रख दिए, बाद में पता चला कि ये एक ही हार्मोन है, तो एब्सिशन 2 से ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये कौन से एसिड की बात हो रही है, ये एब्सिसिक एसिड की बात हो रही है, एबीए की बात हो रही है। नेक्स्ट, नेम द वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो वॉलेटाइल सुनते ही गैसियस एक ही होता है, बट कंफर्म्ड बाय कजन, किसने डिस्कवर किया, कजन फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, ठीक है, तो मतलब पकते हुए फ्रूट्स में या पकते हुए पार्ट से रिलीज होता है इथिलीन, गैसियस है, इथाइलिन करेक्ट आंसर है। नाउ मिलर एंड एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर आर कंसर्न्ड विद द डिस्कवरी ऑफ, कह रहा है मिलर और स्कूग जो है वो किसकी डिस्कवरी से कंसर्न रखते हैं, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, लेकिन जो हमको सबसे पहला साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन तो नेचुरल साइटोकाइनिन जैसे जियाटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है, लेकिन जो इसका सिंथेटिक फॉर्म हमको मिला था बाहर से, मतलब नेचुरल मतलब प्लांट में नेचुरली नहीं है, बाहर से मिला था, सिंथेटिक नहीं बोलना चाहिए उसको, दैट इज उसका नाम रखा गया था काइनेटिन,
ठीक है, और प्लांट में काइनेटिन जैसा जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी का नाम रखा गया साइटोकाइनिन। तो अगर आपसे पूछे कि जो आपका काइनेटिन होता है क्या वो प्लांट में नेचुरली मिलता है, आंसर इज नो। काइनेटिन प्लांट में नेचुरली नहीं मिलता है, साइटोकाइनिन्स बोलते हैं उनको जो प्लांट में नेचुरली मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्वेश्चन, नेम द हार्मोन which is used extensively in agriculture and horticulture and helps in initiating the rooting and stem cutting। तो रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड प्लांट प्रोपोगेशन। तो रूटिंग इन स्टेम कटिंग सुनते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि ऑक्सिन की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑक्सिन की बात हो रही है। आगे देखो, इन हायर प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, एडी। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बेटा, जब तक टिप ग्रो कर रही है तो एपिक्स के ही बड के ऊपर सारा न्यूट्रिशन जाएगा, और एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन। पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा सुन लो, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से टिप के बड की ग्रोथ होती है और सारा न्यूट्रिशन उसके पास जा रहा है, तो साइड वाइज ग्रोथ नहीं होगी। होता क्या है, जैसे चाय वगैरह या कॉफी वगैरह में कॉफी वगैरह के जो प्लांट होते हैं हम चाहते हैं उनकी हाइट नीचे रहे, तो हम क्या करते हैं, उनकी टिप काट देते हैं, इसको डीकैपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, या प्रूनिंग भी बोला जाता है। तो काट दी टिप, टिप काट दोगे तो क्या होगा, एपिकल बड हटा दिया, एपिकल बड हटा दिया तो अब लेटरल बड की ग्रोथ होगी, तो प्लांट साइड वाइज ग्रोथ होता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए आप टिप काटते हो। उसके बाद कह रहा है, राइट द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अ ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स एंड वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। तो बता दिया मैंने आपको, इसी को बोला जाता है क्या, डीकैपिटेशन। डी कैपिटेशन। डिकैपिटेशन मतलब वही जो आपने एपिकल बड काट दिया, तो टी प्लांटेशन में और आपके हेज मेकिंग में कि आप साइड वाइज ग्रो कराना चाहते हो, डेंसिटी ज्यादा चाहिए आपको प्लांट की। राइट द हार्मोन दैट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी एंड ऑल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन। तो याद रखना है, जाइलम डिफरेंशिएशन और पार्थिनोकार्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना पड़ेगा। ऑक्सिन, इस पे क्वेश्चन आता है। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये एग्जाम के बहुत पास में कराने वाले चैप्टर्स हैं। बहुत स्मार्टली जो है वो आपको मैंने ये चीजें प्रोवाइड करी है। क्यों एग्जाम के पास है, क्योंकि अब आप मेरी बात सुन लोगे तो कुछ ही दिन आपको रिटेन करना है, बस कुछ दिन के बाद जैसे ही पेपर दोगे नीट का, आप फटाफट से इस चैप्टर को क्या कर दोगे, वहां पे लिखाओगे, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि जाइलम डिफरेंशिएशन में सर ने ऑक्सिन लिखवाया था, रूट फॉर्मेशन में सर ने क्या लिखवाया था, ऑक्सिन लिखवाया था, पार्थिनोकार्पी बताया था तो सर ने ऑक्सिन लिखवाया था। ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आपको बोल रहा है बेटा क्या, राइट द हार्मोन विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ठीक है, इंप्रूव द शेप ऑफ एप्पल, याद रखना है, इंप्रूव द शेप ऑफ एप्पल, ऐसी चीजों पे क्वेश्चन आता है। माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है, फर्मेंटेशन को फास्ट कर देता है। तो कौन से हार्मोन की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे जिब्रेलिन की। ठीक है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, हार्मोन विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस मतलब वो वाली शूट जो कि एडवांटेजियस होती है प्लांट के लिए, एडवांटेजियस टर्म ही एडवांटेजियस से आया है। नहीं याद तो बेटा आपको पढ़ाया हुआ है मैंने मॉर्फोलॉजी के अंदर, जाके चेक करना वहां पे। बेटा कौन सा है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन याद रखना है आपको, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट कह रहा है, अ सिंपल गैसियस पीजीआर फॉर सेनेसेंस ऑफ टिश्यू एंड राइपनिंग फ्रूट। तो बूढ़े होते हुए टिश्यू में और राइपनिंग फ्रूट में कौन दिखता है, तो बहुत आसान हो गया, इथाइलिन। ठीक है, तो आसान है। उसके बाद आपको पूछ रहा है, हार्मोन विच एनहांसेस द रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसी को कहते हैं क्लाइमैक्टिक। ठीक है, क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक मतलब, अरे ऐसा क्या कर रहा है इथाइलिन, पहले तो आंसर बता दूं कि इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने सोचा था इथाइलिन ही रहेगा तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपको रिवाइज रहे चैप्टर। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। करता ऐसा क्या कर रहा है फ्रूट में, इथाइलिन की जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, वो बुजुर्ग हो जाता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो वो जल्दी जल्दी बुजुर्ग होगा, तो बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं क्लाइमैक्टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हार्मोन विच प्रमोट्स द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। वो ग्रोथ जो रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन बनाता है वो भी इथाइलिन ही है बेटा। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफोन। इथेफोन याद रखना, इथेफोन सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि फ्रूट सेलर्स वगैरह इथेफोन भी रिलीज करते हैं अपने ग्रीन फ्रूट्स को क्या करने के लिए, राइप कराने के लिए बाद में। नाउ, हार्मोन्स दैट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर, इसका आंसर भी इथिलीन होगा, इथाइलिन। ठीक है, फीमेल फ्लावर बेटा ये प्रोडक्शन बढ़ाता है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि क्यूकम्बर में आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो बताओ क्या करोगे। अरे अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या करो, आप इथाइलिन से ट्रीट कर दो उसको, तो फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाएंगे, और फीमेल फ्लावर्स के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि फ्रूट तो फीमेल फ्लावर ही देता है ना भाई। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर के बढ़ने की वजह से होगी। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन विच रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डोरमेंसी।
तो वो कौन सा हार्मोन है जो एब्सिशन और डोर्मेंसी को करेगा, तो एब्सिशन नाम ही आ गया, तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है, रेगुलेट करता है इसको। नेक्स्ट, हार्मोन दैट इनहिबिट्स द प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, कौन सा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है, तो इनहिबिटर आ गया ए बी, एब्सिसिक एसिड नाम आ गया, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको बोल रहा है डैश इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर ऑफ लिविंग, तो किसको हम मोस्ट फंडामेंटल और कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है इस चैप्टर में, ग्रोथ को बोलते हैं बेटा। नाउ ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, तो सेलुलर लेवल पे मतलब एक सेल की ग्रोथ हो रही है, वो जनरली किस वजह से हो रही होगी, तो प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है तो हम कहते हैं सेल की ग्रोथ हो रही है, एक सिंगल सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो सिंगल सेल के लेवल पे जब ग्रोथ की बात होती है तो वो कब बोलते हैं, जब सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है तब सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। साइज सिंगल मेज रूट apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour, whereas the cell of watermelon may increase in size of 3,50,000 times। ये बिल्कुल सच है बेटा, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है, एज इट इज लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर डैश एंड डैश, ठीक है, दोबारा पढ़ने दो। बोल रहा है कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, अच्छा डिफरेंशिएशन हो रही है सेल की, सेल जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस जाता है, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या होंगे बेटा, एक तो सेल वॉल, ठीक है, और दूसरा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में भी चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होता है, और सेल वॉल में तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको पता है पहले प्राइमरी सेल वॉल आती है, फिर सेकेंडरी आती है, उसके अंदर फिर आनी होगी तो टर्शरी आती है, तो ये सेल वॉल के भी चेंजेस आते हैं डिफरेंशिएशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट रुको, ढंग से लिख दें, सेल वॉल। नेक्स्ट देखो, इन प्लांट्स सेल टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर मैच्योरिटी इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या ओपन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेम टिश्यू से निकलने के बाद भी क्या हो जाता है, मेच्योरिटी पे सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, कि सेम टिश्यू से निकले लेकिन एक सेल ने काम करना शुरू कर दिया किसी और चीज का, और दूसरे सेल ने काम करना शुरू कर दिया किसी और चीज का, ठीक है। तो ऐसा क्या प्रोसेस है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है, एक अलग तरीके से डिफरेंशिएट हुआ है, दूसरा अलग तरीके से, जैसे प्लांट में मेरिस्टेम से ही बनते हैं ना सारे सेल, परमानेंट सेल तो मेरिस्टेम से ही बनते हैं ना, राइट। तो वही मेरिस्टेम के कुछ सेल्स ने पैरेन्काइमा बना दिया, उन्हीं में से कुछ ने कॉलनकाइमा बना दिया, उसी में से कुछ ने स्क्लेरेन्काइमा बना दिया, ऐसा क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में, तो ये वो स्टेटमेंट बोल रही है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन में पूछी जा सकती है। तो डिफरेंशिएशन, नाउ डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश एंड डैश, तो डेवलपमेंट जो होती है प्लांट में बेटा, वो दो फैक्टर्स के कंट्रोल में होती है, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर, इस पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, और इंट्रिंसिक के साथ साथ दूसरे कौन से फैक्टर हो गए, बाहरी फैक्टर, बाहर के फैक्टर जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय डैश फ्रॉम द टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल ऑफ ऑट सीडलिंग, तो अगर आपको याद आ रहा है एफडब्ल्यू वेंट, ठीक है, ऑक्सिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था कि ऐसा कोई केमिकल है, ठीक है, वो तो उसने किया था ना, किसने किया था, आपके डार्विन, डार्विन कह रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो डार्विन ने किया था। उसके अलावा ऑक्सिन जो है आइसोलेट हुआ था किसने किया, डेट इज एफ डब्ल्यू वेंट, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि बकैन फुली सीडलिंग जिसको हम कहते हैं, 2 मिनट, ये तो याद आ गया होगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घिसा पिटा लेकिन बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। चलो, बकैन और फुली सीडलिंग डिसीज जो कि राइस प्लांट में होती है बेटा, वॉज कॉज्ड बाय अ फंगस जिसका नाम है जिब्रेला, फंगस का नाम है जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजी फ्यूजी कोरोई, तो जिब्रेला फ्यूजिकोरा इस फंगस का नाम है, इसी के नाम पे इस केमिकल का नाम रखा गया जिब्रेलिन। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम डैश, तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन, इसको रोकता है कौन है, साइटोकाइनिन, याद रखना, प्रमोट कर रहा है ऑक्सिन, रोक रहा है साइटोकाइनिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, दे प्रमोट डैश विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, बेटा ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब बेटा
एक लीफ से निकल के न्यूट्रिएंट दूसरी लीफ के अंदर जा सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी हो सकती है बेटा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, डीले करता है सेनेसेंस को अब उसकी मदद से। नेक्स्ट कह रहा है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स, बेटा ट्रिपल आपके तीन साथ में क्या करता है, इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ट्रिपल इफेक्ट ऑफ इथिलीन क्या है वो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर जाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चे बेटा कंपटीशन देने जा रहे हैं, कंपटीशन में बाकी बच्चों से हमको थोड़ा सा आगे रहना है, तो वो चीजें हमको अच्छे से याद करके रखनी है ना, जो चीजों में बाकी गलती कर सके। जो सब आंसर कर दे रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा कंपटीशन में, वो थोड़ी आपको बाकियों से रैंक में आगे लेके जाएगा। तो जो आप कर ले रहे हो और बाकी नहीं कर पा रहे हैं याद, या एग्जाम के टाइम पे आपको स्ट्राइक कर गया, वो आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना सीखो, ठीक है, वहां पे खेलोगे तो पक्का बाकियों से आगे निकल जाओगे आप बहुत ज्यादा। तो चलो देख बताता हूं वो कौन से तीन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक साथ। तो वो तीन कैरेक्टर में से बेटा एक है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इथाइलिन, दूसरा किसकी, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, दूसरा है स्वेलिंग इन एक्सेस, स्वेलिंग इन एक्सेस, और तीसरा बेटा क्या हो गया, एपिकल, एपिकल हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन। याद रखना है ये तीनों रट के जाना बेटा डाइकॉट सीडलिंग के अंदर, ठीक है, याद रखना है क्या, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग इन एक्सेस और एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये तीन साथ में होने वाले कैरेक्टर इथाइलिन के। नेक्स्ट इथाइलिन प्रमोट, तो इथाइलिन पे देखो क्योंकि सीक्वेंस में है तो इथाइलिन पे क्वेश्चन है अगला। द इथाइलिन प्रमोट्स डैश एंड डैश, ऊपर ये स्टेटमेंट आ चुकी है वैसे, इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन in plant organ, especially leaves and flower. Next, dash promote rapid internode petiole elongation in deep rice water. Very important, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना, इथाइलिन का ही इफेक्ट है, ठीक है, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डैश स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो बेटा स्ट्रेस कंडीशन में क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर देता है, धूप बहुत तेज है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज कर देगा एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, और वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस से बचाता है, आगे वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज एन एंटेगोनिस्ट टू, तो बेटा एब्सिसिक एसिड को ABA को AGA भी बोला जाता है, ऐसे याद रख लो, एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है। तो किसका एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट काम करने वाले हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड दोनों का क्या है, ऑपोजिट काम है बिल्कुल एक दूसरे से, तो आपको होपफुली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपको कह रहा है ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि आ जाओ ट्रू फॉल्स पे, बस यही बोल रहा है, ट्रू फॉल्स, ऑल सेल्स ऑफ द नो, ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सच बात है, प्लांट में सारे सेल जाइगोट बनाता है। उसके बाद द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द सेम ट्री not only have the limited dimensions but also appear and falls periodically and sometimes repeatedly, बिल्कुल सच बात है, ये भी ट्रू है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड प्लांट ऑफ जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल सच बात है, जाइगोट के अंदर प्रिसाइज और ऑर्डरली इवेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन होता है और एक के बाद एक चीज होगी, ठीक है, जैसे प्लांट के केस के अंदर हमने पढ़ा कि पहले होता है डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, फिर रीडिफरेंशिएशन, याद रखना है। आप मुझे बताओगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इनमें से कौन सा होता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आ नहीं रहा है सिलेबस में लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप मुझे बताओगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम से जब प्राइमरी परमानेंट बनता है तो कौन सा होता है। अगर आप आंसर कर पाए कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं कर पाए तो आप पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना। नेक्स्ट, अच्छा ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, ये भी बिल्कुल सच बात है, कोई शक वाली बात नहीं है। ये बेटा दो डायग्राम दिए हैं, ए और बी कंसिडर कर लो इसको, बोल रहा है फिगर ए शोज मोर रिलेटिव ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू द बी, ए में ग्रोथ रेट ज्यादा है तो चेक करो, और रिलेटिव ग्रोथ बिल्कुल सच बात है बेटा, दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम है, एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितनी ग्रोथ हुई चेक करो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये 10 हो गया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, ये 50 से 55 हो गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो क्या चीज सेम है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रही है, फिगर एंड बी ए एंड बी शोज सिमिलर एब्सोल्यूट ग्रोथ, ट्रू।
ठीक है, लेकिन क्या दोनों में रिलेटिव ग्रोथ भी सेम हो रही है? रिलेटिव मतलब एज कंपेयर टू द प्रीवियस पैरामीटर। तो आप चेक करोगे रिलेटिव ग्रोथ यहाँ पर बेटा क्या हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। यहाँ पे साइज डबल हो गया, बल्कि यहाँ पे साइज सिर्फ 10% बढ़ा है। तो ए का रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ये भी सच लिखा है। तो ए हैज अ मोर रिलेटिव ग्रोथ एज कंपेयर टू बी, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, water provides the medium of enzymatic activity needed for the growth, while oxygen helps in releasing metabolic energy फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी। ये भी बिल्कुल सच बात है। ठीक है, वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है जहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सके, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है जो एनर्जी बनाएगा। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी बात बिल्कुल सच लिखी है, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको कह रहा है ऑक्सीजन वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, बिल्कुल सच बात है। क्या रोल है इसका कुछ नहीं पता है हमको भी, बट यस, ह्यूमन यूरिन के अंदर सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। उसके बाद स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जीए जिब्रेलिक एसिड hastens the maturity period and thus leading to early seed production। तो ये भी बिल्कुल सच लिखा है क्या, रुको, जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीए, नहीं जीए नहीं बेटा, मेच्योरिटी पीरियड जिब्रेलिक एसिड नहीं, इसके बारे में नहीं है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है काइनेटिन अकर नेचुरली इन प्लांट। क्या काइनेटिन जो है प्लांट में नेचुरली होता है? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो नेचुरली नहीं होता है। ठीक है, काइनेटिन जो है वो जियाटिन नेचुरल है, साइटोकाइनिन नेचुरल मिले हैं, प्लांट्स में नेचुरली नहीं होता है काइनेटिन। उसके बाद नेचुरल साइटोकाइन आर सिंथेसाइज इन अ रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, बिल्कुल सच बात है बेटा, ट्रू। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो बेटा पाइनएप्पल के अंदर सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट और इनिशिएट फ्लावरिंग, पाइनएप्पल का केस बता रहा है ये। तो ये भी स्टेटमेंट बेटा एनसीईआरटी से उठाई गई है, बिल्कुल ट्रू है। इथेफॉन हैसन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट्स एप्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो क्या कर रहा है, एक्सलेशन बढ़ा देता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं जो स्टेटमेंट ट्रू बोलता जा रहा हूँ ना एनसीईआरटी की, ये डाली इसीलिए गई है ताकि आपको रिवाइज हो कि ऐसा होता है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। तो बेटा बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सच लिखी हुई है, कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपको ये ABCD बताना है। तो अगर आप ये डायग्राम नहीं देखा है आपने तो इसको अब यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये सॉइल है बेटा, सीड का जर्मिनेशन दिखाया हुआ है और सीडलिंग का डेवलपमेंट दिखाया हुआ है बीन के अंदर स्पेसिफिकली। ए जो हो गया, ए इज नथिंग बट ए इज योर कॉटिलेडन, कॉटिलेडन है। अब यहाँ देखो कॉटिलेडन निकल रहा है और ये रब टूटा हुआ क्या है, सीड कोट। तो बी इज नथिंग बट सीड कोट, सीड कोट। और सी क्या हो गया, अगर ये हाइपोकोटाइल है तो सी हो गया एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ध्यान से देख लेना बेटा, एपिकोटाइल, कोटाइल। ठीक है, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, ये शूट एपेक्स दी हुई है मेरिस्टम के सेल्स, और ये रूट दिया हुआ है रूट एपेक्स के मेरिस्टम के सेल्स। ठीक है, ये हो गई बेटा, यहाँ पे क्या होगी, दिस इज लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस कराने में हेल्प करता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पर भी वेस्कुलर कैम्बियम ही रोल प्ले करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ए का है वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये देखो एक एक करके ग्रोथ हो रही है, पहले एक सेल, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो एरिथमेटिक ग्रोथ सही लिखा है, तो कुछ पूछा ही नहीं। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से सीधा 8, 8 से 16, हर जनरेशन में डबल हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, जियोमेट्रिक। नेक्स्ट, यहाँ पे जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोट में शुरू के स्टेज में देखो 4 सेल, उसके बाद फिर फर्दर, फिर फर्दर। तो पहले जो ग्रोथ होती है दैट इज जियोमेट्रिक, याद रखना है, जियोमेट्रिक। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान पहले जियोमेट्रिक फेज आएगा, उसके बाद एरिथमेटिक फेज आता है। ठीक है, फिर कौन सा फेज है, एरिथमेटिक फेज, जिसमें ये जो डार्क लिखे हुए हैं कलर्स, दीज सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवीजन, जबकि ये जितने हैं ये लूज कर चुके हैं कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब ये परमानेंट हो चुके हैं। तो ये वाला चार्ट या डायग्राम भी आ सकता है देखने को। यही मैं बात कर रहा था बेटा प्लास्टिसिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज में क्या होगा। यहाँ पर जुवेनाइल में जो लाक्स पर होता है वो ऐसी दिखती है लीफ, मतलब जब वो छोटा होता है, ठीक है, और एडल्ट स्टेज में ऐसी दिखती है लीफ। तो आपको फर्क साफ साफ दिख रहा है। जबकि हैबिटेट के बेसिस पे बटरकप का एग्जांपल दिया है, बटरकप जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है, टेरेस्ट्रियल, तो ऐसा दिखता है। जबकि एक्वेटिक हैबिटेट में, एक्वेटिक हैबिटेट में उसकी लीव्स ऐसी दिखती हैं। क्या बोलते हैं इस पूरे फिनोमेना को, इसको बोला जाता है हेट्रोफिली, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपका वो भी है धनिया, ठीक है, कोरिएंडर। तो हेट्रोफिली हो गया।
नेक्स्ट आपका ये मैच करो जरा फटाफट, ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड होता है जिसमें IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, जबकि NAA और 2,4-D ये क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन। साइटोकाइनिन या काइनेटिन मिलता है एडिनिन डेरिवेटिव से, बिल्कुल नाइट्रोजनस बेस से मिलता है ये, ठीक है। एडिनिन एक टाइप का प्यूरिन है, तो प्यूरिन डेरिवेटिव भी लिखा होता है कभी कभी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब इनके प्रिकर्सर कौन है, बनता कैसे है प्लांट में, किन चीज़ों को मिला के बन रहा है। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉल डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड जो है टर्पीन डेरिवेटिव है, और आपका क्या हो गया, इथाइलिन जो हो गया, बिल्कुल सामने सामने दिया हुआ है भाई, इतना बढ़िया मैचिंग आ जाए पेपर में तो मजा ही आ जाए। तो आंसर आपको होपफुली मिल चुका है। नेक्स्ट देखो, नेचुरल ऑक्सीजन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दो हैं। सिंथेटिक में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-O डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसमें से मैं 2,4-D के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 2,4-D एक VD साइड है, ये मैं बता रहा हूँ। VD साइड मतलब अनवांटेड प्लांट को किल करने के काम आता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किसको किल करता है, मोनोकॉट को कि डाइकॉट को, ही कमेंट सेक्शन में करोगे। और कर देना भाई अगर वीडियो लेक्चर देखा है तो, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट में आ जाए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, और वो वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ जाने हैं, तो जो बोल रहा हूँ उसको एज इट इज याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी बेटा ये लेक्चर जो है पूरा का पूरा अगर आपने देख लिया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा देख लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर आपका उतने अच्छे से रिवाइज हो चुका है जितने अच्छे से आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एकदम अच्छे से देखना, कुछ स्टेटमेंट्स अगर भूल चुके थे तो बहुत ही बढ़िया, मुझे खुशी हुई कि मैं आपको रिवाइज करा पाया। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया है। अगले लेक्चर तक बेटा पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, एग्जाम बहुत पास में है। मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पढ़ते रहो अगली क्लास तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।